नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल आपका एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 17 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने फिर चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 17 के अंतर्गत हम कुछ मनोविज्ञान के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपको संपर्क पर कुछ दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह ये है कि प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है। अनुसंधान पर आधारित धारणा के कारण, सत्य धारणा के कारण, लैंगिक पूर्वाग्रह पर धारणा के कारण या सभी। तो प्राय लड़कियां जो गणित में कमजोर होती है, यदि देखा जाए तो लैंगिक पूर्वाग्रह की जो धारणा होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह की जो धारणा होती है, लिंग भेद के आधार पर लड़कियां क्या मानी जाती, गणित में कमजोर मानी जाती, ऐसी संभावना हो। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर यदि देखा जाए तो सी आंसर यहाँ क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध है? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, शून्यात्मक। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में जो संबंध होता है वो अधिकतर धनात्मकता के आधार पर होता है, जिसे सकारात्मक भी कहते हैं। इस आधार पर आंसर होगा ए, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंशिक क्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, एडविन गुथरी ने, गिलफोर्ड ने। तो आंशिक क्रिया के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो थॉर्नडाइक का नाम विशेष रूप से है। यहाँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कुछ गौण नियम भी बताए गए। उसी गौण नियम से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आंशिक क्रिया का सिद्धांत या नियम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो थॉर्नडाइक था। तो बी आंसर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की यदि हम बात करें, प्रणोदन का संबंध किस प्रेरणा से है? बाह्य प्रेरणा से, आंतरिक प्रेरणा से, दोनों से या सामाजिकता से? तो चार ऑप्शन दिए गए। तो प्रणोदन का यदि हम संबंध मानते तो किस प्रकार की प्रेरणा से होता है या अभिप्रेरणा से होता है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक, दोनों या सामाजिकता? जो प्रणोदन है, जिसे आप अंतर्नोदन भी कहते हैं, इसे चालक भी कहते हैं, और ये चालक जो है आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या माना गया, संबंधित माना गया। तो आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की यदि हम बात करें, स्मृति सीधी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीधी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन है क्रो का, जेम्स रेवर का, वुडवर्थ का या रायबर्न का? तो स्मरण शक्ति एक तरह से सीधी वस्तु का उपयोग, इस कथन के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था एकमात्र कौन था? वुडवर्थ। तो आंसर जो होगा वो होगा सी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, संख्या में, द्रव्यमान और संख्या में, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में। उत्तर बाल्यावस्था की यदि हम बात करें तो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में वो परिवर्तन करने लगता है? इस दृष्टिकोण पर यदि देखते हैं तो इस अवस्था में आते आते वे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सब के बारे में क्या करने लगता है, समझने लगता है, परिवर्तन भी कर लेता है। इस दृष्टि के आधार पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में प्रतिस्थापित हुआ था। 1870 अमेरिका में, 1920 ब्रिटेन में, 1920 अमेरिका में, 1910 कनाडा में। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में हमारे सामने जो परिलक्षित हुआ वो हुआ था 1920 में अमेरिका के अंतर्गत। तो आंसर होगा सी, 1920 अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें,
बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने शिक्षकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की युक्ति है क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन और प्रक्षेपण। काफ़ी महत्वपूर्ण और क्वेश्चन माना जाता है और कई जगह पूछा हुआ है। समायोजन के टॉपिक से पूछा हुआ है कि जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करता, वह शिक्षक की आलोचना करता है, तो वो एक तरह से समायोजन का कौन सा तंत्र का काम में ले रहा है। क्षतिपूर्ति में क्या होता है, एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में, तो ये आंसर होगा नहीं। शोधन में क्या होता है, इच्छाओं में संशोधन कर देता है। औचित्य स्थापन में क्या करता है, वास्तविक कारणों को छुपाता है, दूसरे कारण प्रस्तुत करता है। और प्रक्षेपण में क्या करता है, वह आरोपण करता है। तो इस दृष्टि के आधार पर यदि देखा जाए तो बालक अपना विद्यालय में अच्छा काम नहीं कर पाता, तो वह क्या करता है, अपनी कमी को एक तरह से शिक्षक के ऊपर क्या करता है, आरोपित करता है, उसकी आलोचना करता है। तो ये है प्रक्षेपण, डी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 9, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का ये कथन है सीखने के सोच सिद्धांत पर, संबंधित प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर, प्रबलन के सिद्धांत पर और बोल के सिद्धांत पर। तो हल का ये जो कथन है वे प्रबलन के सिद्धांत पर आधारित है। हल के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। तो बी आंसर क्या माना गया, सही। क्वेश्चन नंबर 10, विकास प्राणी में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन है हरलोग का, जेम्स डेवर का, मैकडूगल का या मनरो का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल पूछा हुआ है कि विकास प्राणी में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करती है। ये कथन जो है वो है हरलोग का। किसका है, हरलोग का। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 11, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, प्राक रूढ़िगत, पूर्व सक्रियात्मक, रूढ़िगत और पश्चात रूढ़िगत। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की यदि बात करें तो उसने 3 अवस्थाएं तो उल्लेखित की, लेकिन यहाँ प्राक रूढ़िगत भी मानी गई, रूढ़िगत भी मानी गई, पश्चात रूढ़िगत भी मानी गई, लेकिन पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है वह कोलबर्ग की नहीं है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है वो जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए दी थी। तो यहाँ जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि बाकी 3 अवस्था तो कोलबर्ग के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है वे जीन प्याजे के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, अतृप्त और असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है, नैतिकता से, इदम से, अहम से और परम अहम से। इसका मतलब जो इच्छाएं तृप्त नहीं होती, असामाजिकता जो सामाजिक नहीं है, इन इच्छाओं का संबंध यदि देखा जाए तो मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया। और सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, मन की 3 दशाएं बताई। उन्हीं में से एक दशा का नाम इन्होंने जो माना, जिसमें उन्होंने 3 दशाएं चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। जो अचेतन मन होता है जिसमें अतृप्त और असामाजिक इच्छाओं का संबंध रहता है, वो इदम से संबंधित है। इस आधार पर मनोविश्लेषण के सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने इसका संबंध किससे माना, इदम से माना। तो बी आंसर यहाँ क्या माना गया, बिल्कुल सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध है। पहला ऑप्शन फ्राइड में जूंग का, दूसरा ऑप्शन मैस्लो या मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन मैकमिलैंड एवं एरिक्सन, चौथा ऑप्शन है मिलर और डोलार्ड। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध जिस मनोवैज्ञानिक से रहा है या अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया, उसमें एक नाम आता है मैकमिलैंड और एरिक्सन। मैकमिलैंड ने तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जो एरिक्सन था उसने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक दिशा दी, लोकप्रिय बनाया।
तो इस दृष्टि से सी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन है थॉर्नडाइक का, थॉमसन का, एरिक्सन का और चौथा है मैकडोगल। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षक भर्ती के अलावा शारीरिक शिक्षा को चाहे अदर स्टेट की जो टेट है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, कई जगह ये कथन पूछा गया कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ये कथन कहने वाला जो व्यक्ति था वो था मैकडोगल, जिसे मूलभूत प्रवृत्ति का जनक भी कहते हैं। तो डी आंसर क्या होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 15, किसने ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालक वर्ध पुरुष बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या है, एक तरह से कि वज्र पुरुष बनाना है। रूसो ने कहा, अरस्तु ने कहा, सुकरात ने कहा, जॉन लॉक ने कहा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक का क्या है, एक तरह से विकास करना या उसे सभ्य पुरुष बनाना है। तो ये कथन कहने वाला एकमात्र व्यक्ति था जॉन लॉक। तो डी आंसर यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो दोस्तों मित्रों, आज हमने मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 17 में मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैंने चर्चा की, जो कि आगामी आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रीट की तैयारी करने वाला हो, चाहे सीटेट की करने वाला हो, या फिर अदर स्टेट के जो भी रीट का एग्जाम है या टेट का एग्जाम है, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वाला, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके सामने की है मैंने, जो आपके लिए क्या है, हो सकता उपयोगी हो। तो आज जिन प्रश्नों को लेकर, जिन तथ्यों को लेकर मैंने चर्चा की, वे काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। और पहली बार जो वीडियो देख रहा है वो मेरे यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी आगामी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक क्या है, पहुंच सके। तो रीट की को मद्देनजर रखते हुए आप अपना निरंतर अध्ययन कीजिए, क्रमशील बनिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।